हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 इंग्लिश यूपी बोर्ड से रिलेटेड ग्रामर का पोर्शन। और इसमें जैसे कि डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, सिंथेसिस, ट्रांसफॉर्मेशन, सिंटेक्स, इससे रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं जो कि वेरी इंपॉर्टेंट हैं और कम से कम पढ़कर भी हम पेपर में लगभग उनको सारे करेक्ट कर सकते हैं। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट में। तो जो पेपर में सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पुटअप होता है वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस से होता है। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पढ़ने से पहले हमें सबसे पहले जानना है टेंस के बारे में। तो जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट होता है, जैसे उसमें अगर हम टेंस की बात कर लें तो टेंस में सबको पता है कि जो प्रेजेंट टेंस होते हैं वो सारे बदल कर जाते हैं पास्ट में। तो प्रेजेंट के अगर हम देखें काइंड्स तो चार हो जाएंगे: इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। ये सारे बदल कर जाते हैं पास्ट में। तो ये हो जाएगा पास्ट का इंडेफिनिट और ये पास्ट का कंटीन्यूअस हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट, और ये बदल कर जाएगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस में। क्लियर। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट कंटीन्यूअस पास्ट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में। ये सारे बदल गए प्रेजेंट के। इसके बाद पास्ट की अगर बात कर लें तो पास्ट में पहला जो होता है इंडेफिनिट वो जाता है तीसरे में, पास्ट के परफेक्ट में, और जो दूसरा होता है पास्ट कॉन्टीन्यूअस ये जाता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस में। क्लियर। इतने का इनडायरेक्ट बनता है 4 and 2 6, टोटल 6 का इनडायरेक्ट बनता है। और इसके साथ में हमको जानना क्या है, एक छोटी सी टेबल है जो पर्सनल प्रोनाउन से रिलेटेड है। जैसे कि यहाँ पर हम इसको ड्रा कर लेते हैं। जो पर्सन होते हैं वो तीन होते हैं: फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में आता है आई एंड वी, सेकंड में आता है यू, रिमेनिंग जितने भी होते हैं वो सारे थर्ड पर्सन, जैसे ही, सी, इट, और ये हो जाएगा दे। ये सारे होते हैं सब्जेक्टिव केस में। सब्जेक्ट के बाद में हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट। आई का ऑब्जेक्ट होता है मी और पजेसिव फॉर्म होता है माई। क्या होता है? माई या फिर माइंड। और सेल्फ फॉर्म की बात कर लें तो माई सेल्फ। वी का हो जाएगा दोस्तों अस, ये पजेसिव फॉर्म है और ये सेल्फ फॉर्म है। क्लियर। यू का बनता है क्या? यू का ऑब्जेक्ट यू होता है और यहाँ पर पजेसिव फॉर्म क्या हो जाएगा? योर। सेल्फ फॉर्म क्या बन जाएगा? योर सेल्फ। अगर ये प्लूरल होता तो योर सेल्स। ठीक है ना। वी का अस और पजेसिव होता है अवर और यहाँ से बन जाएगा अवर सेल्स हो जाएगा। फिर ही की बात कर लें। ही का जो ऑब्जेक्ट होता है हिम, पजेसिव फॉर्म होता है हिज, और सेल्फ फॉर्म की बात कर लें तो हिम सेल्फ बन जाएगा। सी का ऑब्जेक्ट हो जाएगा हर, पजेसिव फॉर्म भी हो जाएगा हर, और ये सेल्फ फॉर्म में हम लिख सकते हैं हर सेल्फ। दे का ऑब्जेक्ट होता है देम, पजेसिव फॉर्म होता है देयर, और ये हो जाएगा देम सेल्स। क्लियर। अब इसके बाद में अब छोटा सा एक चीज़ और हमको याद रखना पड़ेगा कि इनको चेंज कैसे करें। तो जैसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट में अगर रिपोर्टेड स्पीच में कुछ भी फर्स्ट पर्सन का मिलेगा तो उसे रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट एंड थर्ड पर्सन नो चेंज, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब सीधे स्टार्ट करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए सबसे पहले इंट्रोगेटिव का हमें रूल आना चाहिए कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कैसे क्या रूल लगाएंगे। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस स्टार्ट होते हैं टू टाइप से। पहला हम लोगों ने पढ़ा है हेल्पिंग वर्ब से, और दूसरा हम लोग जानते हैं WH टाइप, या इसी को बोलते हैं क्वेश्चन वर्ड। किससे स्टार्ट होता है रिपोर्टेड स्पीच? क्वेश्चन वर्ड से। तो फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि अगर रिपोर्टेड स्पीच स्टार्ट हो किससे? हेल्पिंग वर्ब से। हेल्पिंग वर्ब से अगर दोस्तों ये रिवीजन क्लास है इसीलिए ये शॉर्ट में सब बताया जा रहा है। तो अगर हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है तो अगर रिपोर्टिंग वर्ब में सेड लिखा मिलता है या सेड टू लिखा मिलता है, इसको हम बदल देते हैं आस्क्ड में, और कॉमा एवं इन्वर्टेड कॉमा को हटाते हैं,
हम लगाते हैं इफ़ या फिर लगाते हैं क्या, वेदर। क्लियर। और जो साइन ऑफ इंट्रोगेशन होता है वी रिमूव इट एंड यूज़ फुल स्टॉप इन प्लेस ऑफ इट। और इन्वर्टेड कॉमा तो हटाएंगे, इफ़ या वेदर क्वेश्चन मार्क हटा करके फुल स्टॉप लगाया जाता है। क्लियर। अब सेंटेंस देख लेते हैं। जैसे कि सेंटेंस दिया जाए, राम सेड, राम ने कहा, टू मी, मुझसे कहा, कॉमेंटेड कामा, हैव यू रिटन योर होमवर्क। तो जैसे ये सेंटेंस दिया गया है, ये साइन ऑफ इंट्रोगेशन, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। तो अगर हम इसका आंसर बनाएं तो आप सबसे पहले यहाँ पर देखें। अगर आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट पूरा डिटेल में नहीं आता है तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बहुत अच्छे से समझ लें, पेपर में आप आसानी से नंबर गेन कर सकते हैं। तो देखो, ये कॉमा एंड इन्वर्टेड कॉमा किससे स्टार्ट है, हेल्पिंग वर्ब से। और अगर रिपोर्टेड स्पीच स्टार्ट हो हेल्पिंग वर्ब से तो हम कह सकते हैं राम सेड, या सेड टू को हम चेंज कर लेंगे आस्क्ड में, किससे, मी। कॉमेंट कॉमा हटाते हैं तो ये इफ़। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा बच्चे, यहाँ पर मिस्टेक करते हैं, इसको आप ऐसे चेंज करेंगे, ये रिप्लेसमेंट कराते हैं पोजीशन का। यहाँ से ये आ जाता है इधर और ये वाला आ जाता है यहाँ पर, ठीक है ना, शिफ्टिंग। ये फर्स्ट वाला सेकंड पर, सेकंड वाला फर्स्ट पर। अब देखेंगे जो मैंने भी चेंज लिखा था कि फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट एंड थर्ड पर्सन नो चेंज। और ये टेबल जो प्रोनाउन की थी ये आपको लर्न होनी चाहिए कि आई का सब्जेक्ट आई, ऑब्जेक्ट मी, पजेसिव फॉर्म माई, वी का अस और अवर, ऐसे करके ये लर्न होना चाहिए। तो अब अगर हम सेंटेंस बनाएं तो हम कहेंगे राम आस्क्ड मी इफ़ यू सब्जेक्ट है। देखो भाई, यू सब्जेक्ट भी होता है और यू ऑब्जेक्ट भी होता है। कैसे हम डिसाइड कर पाएंगे सेंटेंस में कि ये सब्जेक्ट है या फिर ऑब्जेक्ट है। तो अगर मेन वर्ब के पहले लिखा हुआ है तो वो सब्जेक्ट होगा, और मेन वर्ब के बाद में यू होता तो वो क्या होता, ऑब्जेक्ट होता। सब्जेक्ट है तो चेंज करके भी यहाँ क्या आना चाहिए, सब्जेक्ट। सेकंड पर्सन है, बदलेंगे ऑब्जेक्ट के हिसाब से, तो यू जाता है किसके पास, मी के पास। तो अगर हम यहाँ मी लिख दें तो गलत ये हो जाएगा कि ये सब्जेक्ट है, तो चेंज कर कर भी यहाँ क्या आना चाहिए, सब्जेक्ट। तो मी का सब्जेक्ट दोस्तों हो जाएगा क्या, आई। क्लियर। अब ये हो गया हैव। अभी मैंने बताया हैव आया है प्रेजेंट के परफेक्ट में और बदल कर जाएगा पास्ट के परफेक्ट में, तो ये हो जाएगा आई हैड और ये बन जाएगा रिटेन। और फिर कुछ भी टेबल मिलेगा तो अगर चेंज करने वाला है फर्स्ट या सेकंड पर्सन तो चेंज होगा। ये पजेसिव फॉर्म है तो बदल कर यहाँ भी पजेसिव आएगा। सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, मी का पजेसिव दोस्तों हो जाएगा माई और ये हो जाएगा होमवर्क। क्लियर। अब जो वैरायटीज़ होती हैं इसमें इंट्रोगेटिव में फर्स्ट टाइम में मैं आपको वो डिस्कस करूँगा। देखो कैसे, जैसे कि सेंटेंस दिया जाए, ध्यान रखिएगा, यहाँ से मैं नोट में भी बता दे रहा हूँ। अगर कहीं पर इंट्रोगेटिव में डू या फिर डज लिखा मिले तो इसे आप रिमूव कराएंगे और ये समझ लो फर्स्ट फॉर्म है, कन्वर्ट कर दोगे वर्ब की सेकेंड फॉर्म में। और अगर डू नॉट या फिर लिखा मिलेगा डज नॉट, इसे आप चेंज कर देंगे और यहाँ पर लगा लेंगे डिड नॉट। ऐसे ही अगर डिड दिया जाए या वर्ब की सेकेंड फॉर्म दी जाए, इसको, ये पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट परफेक्ट में जाएगा, हैड प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म में बदल लिया जाएगा। जैसे सेंटेंस देखते हैं, यहाँ पर सेंटेंस मैंने लिखा राम सेड, राम ने कहा, टू हिम, उससे कहा, कॉमेंटेड कामा, डू यू कंप्लीट इट, क्वेश्चन मार्क। क्लियर। डू यू कंप्लीट इट। अब अगर हम आंसर बनाएं तो देखिए क्या बनेगा इनडायरेक्ट इसका, राम सेड का हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर आस्क्ड, किससे, हिम। अब इसको यहाँ ये वाला यहाँ आएगा, सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, तो यू बदला हिम के अकॉर्डिंग, ये हो जाएगा क्या, ही। अब देखो डू तो दिया गया लेकिन उसके बाद नॉट नहीं है, तो डू को गायब कर दो और फर्स्ट फॉर्म को आप बदल दीजिएगा वर्ब की कौन सी फॉर्म में, सेकेंड फॉर्म में। तो आंसर बन जाएगा राम आस्क्ड हिम
और ये यहाँ से जब देखोगे कॉमेट कामा हटाओगे तो ये क्या लगना चाहिए, इफ या फिर वेदर। क्यों लगा, क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है। तो आंसर हो जाएगा राम आस्क्ड हिम इफ, और ये सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही, कंप्लीट का हो जाएगा कंप्लीटेड, और ये बन जाएगा इट। अब एक सेंटेंस आपके लिए है, इसको आप देखें समझें और ओरल ही ऐसे बनाएं। क्या दिया गया है, राम सेड टू अस, कामा यहाँ पर दिया गया डू यू प्ले फुटबॉल, ये दिया गया है डू यू प्ले फुटबॉल। और अब इसका अगर हम आंसर बनाएं तो क्या बन सकता है, तो राम, ये सेड का हो जाएगा क्या, आस्क्ड, किससे, अस, कामा टू कामा हटा के इफ, ये इधर सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट, अस का क्या बन जाएगा सब्जेक्ट वी। अब डू के बाद देखो क्या नॉट नहीं दिया गया, तो प्ले को हम बदल देंगे, प्ले सेकेंड फॉर्म प्लेड फुटबॉल हो जाएगा, साइन ऑफ इंट्रोगेशन हटा के फुल स्टॉप। अब एक नॉट का यूज करके सिखाते हैं। जैसे दिया गया मोहन सेड टू अस, कॉमा एवं इन्वर्टेड कॉमा डू यू नॉट राइट योर लेटर, साइन ऑफ इंट्रोगेशन। अगर इसका हम आंसर बनाएं तो हम कैसे क्या करेंगे, आइए देखते हैं। अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो दिया गया मोहन, अब सेड टू का हो जाएगा क्या, आस्क्ड, किससे, अस, कामा एवं इन्वर्टेड कामा इफ, ये वाला इधर ये वाला इधर, सेकेंड पर्सन अस का क्या बन जाएगा वी। डू के बाद देखो नॉट दिया गया, तो डू नॉट बदल कर जाता है किसमें, डिड नॉट, और डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो रोड नहीं होगा बल्कि राइट। अब ये पजेसिव है तो चेंज होके पजेसिव आएगा। सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, अस का पजेसिव क्या होता है, अवर, और ये बन जाएगा यहाँ पर क्या, लेटर, ये फुल स्टॉप। तो ये हुआ इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप, इफ रिपोर्टेड स्पीच स्टार्ट विद हेल्पिंग वर्ब, जब रिपोर्टेड स्पीच यदि स्टार्ट होती है किससे, हेल्पिंग वर्ब से। सेकेंड टाइप पढ़ेंगे, इफ रिपोर्टेड स्पीच स्टार्ट विद क्वेश्चन वर्ड, अगर क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो तो कैसे किया जाएगा। तो अगर हम रिपोर्टेड स्पीच स्टार्ट करें किससे, क्वेश्चन वर्ड से, तो इसमें करना क्या है, तो जो रिपोर्टिंग वर्ब होती है सेड, या फिर लिखा मिलेगा सेड टू, इसको भी उसी में बदलेंगे जिसे हेल्पिंग वर्ब में बदलते थे, किसमें, आस्क्ड में। कॉमा एवं इन्वर्टेड कॉमा हटाकर वहाँ लगाते थे इफ़ या वेदर, यहाँ पर कुछ भी नहीं लगाएंगे, बिकॉज क्योंकि जो क्वेश्चन वर्ड होता है एक्ट एज कनेक्टर, वही वाक्य को जोड़ने का काम करता है, और जो क्वेश्चन मार्क होता है वो हटा करके फुल स्टॉप आ जाएगा। जैसे सेंटेंस देखा जाए, मैंने लिखा मोहित सेड टू देम, मोहित सेड टू देम, कॉमा एवं इन्वर्टेड कॉमा, मैंने यहाँ पर कहा वेयर आर यू गोइंग, ये सेंटेंस दिया गया। तो देखिए सेंटेंस जो स्टार्ट है वो ये WS से स्टार्ट है, तो इसका जो रूल है अगर हम बनाएं तो हम यहाँ कह सकते हैं मोहित सेड का हो जाएगा क्या, आस्क्ड, किससे, देम, तो मोहित आस्क्ड देम, कॉमा एवं इन्वर्टेड कॉमा हटा के कुछ नहीं लगता है क्योंकि WH ही वाक्य को जोड़ता है, लेकिन ये स्मॉल लेटर से जोड़िएगा, वेयर। अब देखो अगर वेयर को मैं रिमूव कर दूं तो ये बिल्कुल हेल्पिंग वर्ब के जैसे सेंटेंस हो गया। अगर आप यहाँ पर देखें तो ये जो बिल्कुल हेल्पिंग वर्ब जैसा इसलिए बना क्योंकि ये जो अगर आर है ये गायब कर दें तो बिल्कुल एज इट इज़ दिखता, तो वैसे ही यहाँ पर परिवर्तन करना है, पोजीशन चेंज करना है, ये वाला इधर और ये वाला इधर, ये यहाँ आ जाएगा, ये वाला यहाँ आ जाएगा। सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, देम का सब्जेक्ट क्या बनेगा यहाँ पर, दे, कि ये सब्जेक्ट है तो बदल कर सब्जेक्ट आना चाहिए, दे। आर का हो जाएगा क्या, वर, क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस चेंज इनटू पास्ट कंटिन्यूअस, दे वर, और ये बन जाएगा यहाँ पर क्या, गोइंग, ये बन जाएगा फुल स्टॉप। क्लियर। एक सेंटेंस अब आपके लिए है, उसको आप समझें बताएं। यहाँ पर बोला गया टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स, कॉमा एवं इन्वर्टेड कॉमा, वाई हैव यू
डन वर्क, ठीक है ना। तो अगर देखा जाए आंसर हम बनाएं तो मैं कह सकता हूँ टीचर सेड का क्या बन जाएगा, आस्क्ड, किससे, द स्टूडेंट्स, कॉमा एवं इन्वर्टेड कॉमा रिमूव करेंगे वाई, ये यहाँ आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा। सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट स्टूडेंट्स थर्ड पर्सन है, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा दे। हैव का हो जाएगा हैड, अब क्या बच्चा, डन, और ये बन जाएगा वर्क, फुल स्टॉप। तो ये हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस कंप्लीट। अब अगर इंट्रोगेटिव के बाद में हम बात करते हैं इम्परेटिव सेंटेंस की, तो इम्परेटिव हम कल सेकेंड वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज थोड़ा सा टॉपिक ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का इंट्रोगेटिव का कंप्लीट हुआ। 90% चांस है इंट्रोगेटिव आने की। इसके बाद में अगर देखें, बात कर लेते हैं सिंथेसिस की, कि हमें सिंथेसिस जो कि इतना बड़ा टॉपिक है, हम इसमें क्या पढ़ें जिससे हम बोर्ड एग्जाम में क्लियर कर सकें क्वेश्चंस को। तो जो सिंथेसिस है, अगर इसमें हम डिस्कस करें, सबसे पहले अगर हम सिंपल सेंटेंस, पेपर में सेंटेंस लिख कर के आता है कुछ ऐसे, मैं दिखाऊंगा। ये रहा जो क्वेश्चन 5 का बी पार्ट होता है, कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड। तो इनमें दो सेंटेंस दिए जाते हैं, जैसे सिंपल कॉम्प्लेक्स दे सकता है, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स सिंपल, या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स सिंपल, ऐसे कुछ भी करके दो देगा। आपको एक बनाना रहता है, ब्रैकेट में देता है कि हमें सेंटेंस क्या बनाना, इंटू अ सिंपल, इंटू अ कॉम्प्लेक्स, क्लियर। इस टाइप से सेंटेंस बोर्ड एग्जाम में पुट अप होता है। तो सिंपल सेंटेंस में, सिंपल सेंटेंस बनाने के बहुत से मेथड हैं। उनमें से जो सबसे इम्पोर्टेंट है, बाय यूजिंग इन्फिनेटिव टू, वो किसका उपयोग करके, इन्फिनेटिव टू का उपयोग करके हम सेंटेंस को बनाएंगे सिंपल सेंटेंस। तो भाई जैसे इन्फिनेटिव टू हमें पढ़ना है, तो इन्फिनेटिव टू में होता क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले, इन्फिनेटिव में क्या दिया जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले क्या लगा मिलता है, टू लगा मिलता है, तो उसे हम कहते हैं इन्फिनेटिव टू। अब इन्फिनेटिव सेंटेंस में कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे जो सेंटेंस होगा, तो हम कैसे जान पाएँ कि सेंटेंस जो हमें बनाना है, क्योंकि वो तो कहता है सिंपल बनाइए, लेकिन हम कैसे जानेंगे कि ये इन्फिनेटिव टू से ही बनेगा। तो इसके लिए जो सेंटेंस दिया जाएगा, ऑलरेडी क्वेश्चन में 99% क्वेश्चन में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी जाती है सेंटेंस में, तो उससे जो सेकंड सेंटेंस या फर्स्ट सेंटेंस मिलेगा, उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अगर दी जाए कहीं पर भी, तो समझ जाइए उस सेंटेंस को हमें बनाना है किससे, इन्फिनेटिव टू से। तो इसमें जो होता है, जो दिए गए सेंटेंसेस होते हैं, मिनिमम 2 सेंटेंस आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो एक वाक्य दूसरे का कारण या उद्देश्य होता है, एक वाक्य दूसरे का कारण या उद्देश्य होता है, और कारण या उद्देश्य बताने वाले या कारण या परिणाम बताने वाले वाक्यों को इन्फिनेटिव टू में बदलते हैं। इन्फिनेटिव टू की एक लिमिटेशंस और भी है कि दिए गए सेंटेंसेस के सब्जेक्ट, जो सेंटेंस सब्जेक्ट ऑफ द गिवन सेंटेंसेस शुड बी सेम, दिए गए सेंटेंसेस के सब्जेक्ट सेम होने चाहिए। और इफ सब्जेक्ट्स आर नॉट सेम, देन ऑब्जेक्ट ऑफ द फर्स्ट सेंटेंस एंड सब्जेक्ट ऑफ द सेकेंड पर्सन शुड बी सेम। अगर सब्जेक्ट समान ना हो, तो पहले सेंटेंस का ऑब्जेक्ट और सेकेंड सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो सेम होना चाहिए। सेंटेंस देखते हैं कि एक वाक्य दूसरे का कारण और उद्देश्य हो तो इन्फिनेटिव टू लगाते हैं। जैसे मैंने कहा, ही हैज़ अ नाइफ, उसके पास एक क्या है, चाकू है, फुल स्टॉप। ही वांट्स, वह चाहता है, टू कट, कट करना, वेजिटेबल, वेजिटेबल को कट करना चाहता है, क्लियर। ही वांट्स टू कट वेजिटेबल। तो अगर सेंटेंस को देखा जाए, दिया गया ही हैज़ अ नाइफ, उसके पास एक चाकू है और वेजिटेबल कट करना चाहता है, इसमें और आगे जोड़ता तो कहता विद इट। इट इसलिए दिया गया क्योंकि सेकेंड सेंटेंस यहाँ से इट लिया गया है नाइफ के लिए, इट इज़ यूज्ड फॉर नाइफ। तो उसके पास एक चाकू है, वह सब्जी कट करना चाहता है, तो चाकू रखने का उद्देश्य क्या है, क्योंकि वो सब्जी कट करना चाहता है। तो इसमें अगर देखें, हम अगर रिलेट ना कर पाते, तो ये देखो, कट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इससे पहले क्या दिया गया है, टू। तो ये आप कहोगे सर कट तो फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म वैसे रहती, अगर ये यहाँ पर थर्ड फॉर्म होता तो हैज़ या हैव या हैड जरूर होता, कुछ भी नहीं, इसका मतलब ये फर्स्ट फॉर्म है। तो हम आंसर सर ऐसे बना सकते हैं, ही हैज़
अ नाइफ। अब सेकेंड सेंटेंस में जहाँ से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी जाए उसके पहले टू लगाकर सेंटेंस ऐड कर ले। तो ही हैज़ अ नाइफ, क्या बच्चा, टू कट, और ये बन जाएगा वेजिटेबल। अब सर ये क्या विद इट लगाएं? अभी सेंटेंस दो अलग अलग थे, इसमें चाकू यूज किया गया। अब दो सेंटेंस एक ही में हो गए तो ऑलरेडी नाइफ आ चुका है, तो इट लगाने की ज़रूरत नहीं। अब इट नहीं लगेगा तो विद की भी ज़रूरत नहीं है। तो आंसर बच्चा ही हैज़ अ नाइफ टू कट वेजिटेबल। क्लियर। अब ऐसे ही सेंटेंस अगर देखा जाए, ये तो हो गया कारण या परिणाम बताने वाला सेंटेंस। और अगर ऐसा एक सेंटेंस, एक रूल और बचता है, अगर एक वाक्य में कारण या उद्देश्य दिया जाए तथा दूसरे में उसकी वजह से असमर्थता पाई जाए, तो ऐसे सेंटेंस में हम क्या करते हैं, जो गिवन सेंटेंस होता है जिसमें दिया जाएगा सो या वेरी, तो सो या वेरी को हम रिमूव कर देते हैं एंड वी विल यूज इन प्लेस ऑफ इट TOO, और इसके स्थान पर हम लगाते हैं TOO, अर्थात टू का उपयोग करते हैं। जो सेकेंड सेंटेंस होता है उसमें होगा सब्जेक्ट कैन और कुड, साथ में नॉट। इसको आप हटाएंगे और लगाएंगे TOO। क्या लगाएंगे? TOO। इसका उपयोग करते हैं। लेट अस सी द सेंटेंस। अब सेंटेंस देखा जाए अगर, तो सर मैंने कहा ही इज सो पुअर, वह बहुत ज़्यादा गरीब है। ही कांट बाई अ बुक, वह एक किताब भी खरीद नहीं सकता। देखो एक वाक्य में कारण है, दूसरे में असमर्थता है, तो भाई कारण ये है कि वो गरीब है, इस वजह से वो किताब खरीदने में क्या है, असमर्थ है। तो ऐसे सेंटेंसेज में तभी भी हम अगर बिना अर्थ निकाले समझें, तो सर बाई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और फर्स्ट फॉर्म वाला सेंटेंस इन्फिनेटिव टू से बनाया जाएगा। तो जो आंसर होगा वो बनेगा ही इज। सो या वेरी को हटाते हैं, TOO लगाते हैं, ही इज टू पुअर। अब ये सब दूसरे वाक्य के सब्जेक्ट कैन या कुड या नॉट को हटाते हैं, हम लगाते हैं TOO। तो आंसर बना ही इज टू पुअर टू बाय अ बुक। ठीक है ना। एक सेंटेंस ये आपके लिए, इसको आप बनाएं। दिया गया है ही इज सो, ही इज सो लैम, फुल स्टॉप। ही, यहाँ पर सो लगा लें या फिर वेरी लगा लें, दोनों राइट हैं, चाहे जो दे, हमें इसको रिमूव करा के TOO लगाना रहता है। ही इज़ वेरी लैम, ही कैन नॉट रन प्रॉपरली, वो उचित तरीके से दौड़ नहीं सकता है। तो अगर हम इसका आंसर बनाते तो क्या बनता आपके अकॉर्डिंग? ही, अब यहाँ पर इज, सो या वेरी को रिमूव कराते हैं TOO, तो ही इज टू लैम। अब ये क्या बन जाएगा? सब्जेक्ट कैन और नॉट को हटाकर TOO, ही इज टू लैम टू रन, और ये बन जाएगा क्या? प्रॉपरली। क्लियर। तो ये हो गया इन्फिनेटिव टू का यूज़। किसका यूज़? इन्फिनेटिव टू का यूज़। अब सिंपल सेंटेंस अगर और पूछ सकता था तो पूछेगा नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट से। फर्स्ट मेथड हमने पढ़ा सिंपल सेंटेंस बनाने का बाय यूजिंग इन्फिनेटिव टू। द सेकंड मेथड ऑफ मेकिंग सिंपल सेंटेंस इज नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। किसका उपयोग करके? नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का उपयोग करके भी हम सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का मतलब होता है स्वतंत्र कर्ता, फ्री सब्जेक्ट, अर्थात जो दिए गए सेंटेंसेज होते हैं इनमें जो सब्जेक्ट्स होते हैं, दो सेंटेंस या दो से ज़्यादा सेंटेंस में, वो बिल्कुल स्वतंत्र होते हैं और सब्जेक्ट सेम नहीं होते हैं, लेकिन इनका आपस में एक काजुअल रिलेशन होता है, पारस्परिक संबंध होता है, ना कि रियल रिलेशन होता है। जैसे पुलिस का काजुअल रिलेशन है चोर से, डॉक्टर का पेशेंट से, टीचर का स्टूडेंट से। क्लियर। ऐसे आर्मी या इसका सोल्जर्स, इनका भी रिलेशंस होता है आर्मी से। तो स्टार्ट करते हैं। अगर नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट से हम बनाएं तो नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में सेंटेंसेस के अगर सब्जेक्ट डिफरेंट हैं लेकिन आपस में काजुअल रिलेशन रखते हैं, जैसे मैंने बताया पुलिस चोर टीचर स्टूडेंट्स, तो ये होता है नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का यूज़ करना वहाँ पर। तो नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में तीन मेथड होते हैं। सबसे पहले अगर जो वाक्य है
वो एक्टिव वॉइस में है तब क्या बनाएंगे, और अगर वाक्य पैसिव वॉइस में है तब क्या लगाएंगे, और अगर सेंटेंस में कोई एडजेक्टिव दिया गया है तब हम क्या लगाएंगे। बस 3 ही रूल हैं नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट के। तो जो एक्टिव वॉइस होता है, अगर सेंटेंस, इसकी आइडेंटिटी कैसे हम करें, अगर केवल सेंटेंस वर्ब की सेकेंड फॉर्म में नॉर्मल दिया गया है तो वो मान लेंगे कि वो एक्टिव वॉइस है। नॉमिनेटिव, तो इसमें एक्टिव वॉइस में हम यूज़ करते हैं हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, लेकिन ये सब लगता है नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट के बाद। किसके बाद? नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट के बाद। लेट अस सी द सेंटेंस। अगर हम सेंटेंस देखें तो मैं कहूँगा द टीचर इंटर्ड द क्लास, द टीचर इंटर्ड द क्लास, टीचर क्लास में इंटर हुआ। द स्टूडेंट्स, जो स्टूडेंट्स थे, स्टूड अप, वो सब उठ गए या खड़े हो गए। अब देखो भाई, टीचर इधर है, यहाँ पर स्टूडेंट्स है सेकेंड सेंटेंस में। एक काजुअल रिलेशन है टीचर का स्टूडेंट्स से। तो एक्टिव वॉइस कैसे है, देखो, जो काम पहले हुआ हो, पहले टीचर इंटर्ड हुआ या पहले बच्चे उठ गए, तो जो पहले काम हुआ है वो हुआ है टीचर के इंटर करने का। तो जो काम पहले कंप्लीट हुआ हो उसी में हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। केवल वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, इसका मतलब ये एक्टिव वॉइस है। तो आंसर हमारा क्या बनता, हैविंग आएगा लेकिन नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट के बाद, तो आंसर बन जाता द टीचर। अब ये बन जाएगा यहाँ पर हैविंग, और ये हो जाएगा इंटर्ड द क्लास, कॉमा द स्टूडेंट्स स्टूड अप, द स्टूडेंट्स स्टूड अप। ठीक है ना। तो अगर पैसिव वॉइस की पहचान कैसे करें, टू बी के बारे में आप जानते होंगे। टू बी क्या होता है, इज, एम, आर, वाज और वर, इन सबको क्या कहते हैं, टू बी कहते हैं। तो अगर टू बी के साथ में वर्ब की कौन सी फॉर्म दे दी जाए, थर्ड फॉर्म दे दी जाए, टू बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म दे दी जाए, तो आप समझ जाइएगा कि ये पैसिव वॉइस में है। और पैसिव वॉइस में हैविंग नहीं आएगा, बल्कि हैविंग बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। लेकिन ये सब लिखा जाएगा नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट के बाद लिखा जाएगा, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट के बाद लिखा जाएगा। सेंटेंस अगर हम देखें, जैसे कहा जाए द कैप्टन वाज किल्ड, द कैप्टन वाज किल्ड, फुल स्टॉप, द सोल्जर्स फ्लू अवे, जो कप्तान था वो मार दिया गया और जो सोल्जर्स थे वो सब क्या कर गए, भाग गए। तो भाई देखो, कैप्टन का रिलेशन होता है सोल्जर से, क्लियर। तो अगर देखा जाए ये थर्ड फॉर्म है, इसके पहले टू बी दिया गया, और अगर टू बी दे दिया जाएगा तो हम मान लेते हैं सेंटेंस होता है पैसिव वॉइस में हैविंग बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, लेकिन नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट के बाद। और नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट क्या है, द कैप्टन। तो क्या बन गया, द कैप्टन हैविंग बीन किल्ड, कॉमा, अब ये हो जाएगा द सोल्जर्स फ्लू अवे। तो ये हो गया एक्टिव वॉइस और दूसरा हो गया पैसिव वॉइस। अब हम तीसरा यूज पढ़ेंगे एडजेक्टिव का। अगर टू बी के साथ, आइडेंटिटी क्या है एडजेक्टिव की, टू बी के साथ अगर थर्ड फॉर्म होता तो पैसिव वॉइस, टू बी के साथ अगर कोई एडजेक्टिव दिया गया है तो हम सेंटेंस स्टार्ट करते हैं बेइंग से, लेकिन नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट के बाद लगाते हैं। जैसे बोला जाता इट वाज हॉलीडे, क्या था, हॉलीडे था। वी वेंट टू सिनेमा, हम लोग सिनेमा गए। तो भाई देखो, छुट्टी का संबंध हमसे होता है, एक काजुअल रिलेशन है। तो मैंने कहा इट, अब हैविंग भी नहीं आएगा क्योंकि हॉलीडे वर्ब नहीं एडजेक्टिव है। तो मैं बोलूँगा इट, अब ये वाज हटाएंगे, हो जाएगा बीइंग, इट बीइंग, और ये बन जाएगा हॉलीडे, कॉमा, वी वेंट, स्मॉल लेटर से रहेगा, वी वेंट टू, और ये हो जाएगा सिनेमा। तो ये हो गया सिंपल सेंटेंस में यूज ऑफ इन्फिनेटिव टू एंड नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। हमको यही दो पढ़ने हैं, और एक जो तीसरा है मैं वो भी बताता हूँ, केवल एक रूल है उसमें, उसको बोलते हैं नाउन फ्रेज इन अपोजिशन। तो फर्स्ट मेथड हमने पढ़ा यूज ऑफ इन्फिनेटिव टू, सेकंड हमने पढ़ा नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का यूज करके सिंपल बनाना,
थर्ड मेथड जो है वो है नाउन फ्रेज इन अपोजिशन का यूज़ करना। नाउन फ्रेज इन अपोजिशन, इसका उपयोग करके सिंपल सेंटेंस बनाना। तो इसमें होता क्या है, इसमें दिए गए सेंटेंसेस में किसी एक ही व्यक्ति, वस्तु, स्थान के बारे में बताया जाता है। उसमें से किसी एक नाउन या प्रोनाउन को उठाकर उस नाउन या प्रोनाउन के पास ले लेते हैं जिसको वो क्वालिफाई करता है। एक सेंटेंस अगर देखा जाए, बहुत ही सिंपल सेंटेंस आता है। जैसे मैंने कहा, राम इज़ द बेस्ट बॉय। राम इज़ द बेस्ट बॉय, फुल स्टॉप। ही इज़ द मॉनिटर। ही इज़ द मॉनिटर। अब अगर ये सेंटेंस दो दिए गए, इनको एक में रिलेट करना है। देखो सब कुछ किसके बारे में, राम के बारे में कि वो बेस्ट बॉय है और वो क्या है, मॉनिटर है। तो ऐसे सेंटेंसेस में मैंने कहा कि जो भी नाउन या प्रोनाउन हो उसको उठाओ और उसके पास लिख दो जिसकी वो विशेषता बताता हो। तो राम क्या है, एक बेस्ट बॉय है, तो मैंने इसी के पास लिख दिया द बेस्ट बॉय। और ध्यान रहे, जब इसको उठाकर उसके पास लिखोगे तो उसमें वर्ब नहीं होनी चाहिए, वर्ब मैंने नहीं लिखा। और उसे दोनों तरफ से कॉमा के बीच में लिखते हैं, कॉमा ऐसे दोनों एक ही साइड रहेंगे। तो राम द बेस्ट बॉय। अब जो बचा हुआ सेंटेंस है उसको वर्ब से जोड़ लो। वर्ब क्या बची, इज द, और ये हो जाएगा यहाँ पर क्या, मॉनिटर, इज द मॉनिटर। अब अगर इसको मैं सेकेंड मेथड से बनाता तो मैं कहता राम, अब ये मॉनिटर भी तो इसकी विशेषता है, मैं इसको उठाकर इसके पास रख दूंगा तो बनेगा राम कामा, अब मैं लिखूंगा यहाँ पर राम कॉमा द मॉनिटर कॉमा, बचे हुए सेंटेंस को, बचा क्या है, इज़ द बेस्ट बॉय, वर्ब से जोड़ लेंगे इज़ द, और ये हो जाएगा बेस्ट बॉय। ऐसे नाउन फ्रेज इन अपोजिशन का यूज़ करके भी सिंपल सेंटेंस बन जाता है। तो ये हो गए सिंपल सेंटेंस। अब इसके बाद में आता है कॉम्प्लेक्स और फिर आता है कंपाउंड। तो हम क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स एक काफ़ी बड़ा सा टॉपिक है इसका, तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं कंपाउंड सेंटेंस के बारे में। किसके बारे में, कंपाउंड। तो पेपर में आपको सिंपल या कंपाउंड में से दो ही आप पढ़िए, चाहे जो कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड पढ़ लें, सिंपल कॉम्प्लेक्स पढ़ लें, सिंपल कंपाउंड पढ़ लें, दो में से कोई एक पेपर में आपको क्वेश्चंस मिल जाएगा। कंपाउंड सेंटेंस में चार तरह के कंजक्शन यूज़ किए जाते हैं। सबसे पहले विकल्प बताने वाला और जोड़ बताने वाला। जोड़ बताने वाले को बोलते हैं कम्युलेटिव, क्या बोलते हैं, कम्युलेटिव। और विकल्प बताने वाले को बोलते हैं एडवर्सेटिव, और सॉरी, विकल्प बताने वाले को अल्टरनेटिव। और जो तीसरा होता है विरोध बताने वाला, विरोध बताने वाले को कहते हैं एडवर्सेटिव, क्या कहते हैं, एडवर्सेटिव। और लास्ट में परिणाम बताने वाला होता है जिसको कहते हैं इलेटिव। तो अब हम सारे समझ लेते हैं। जैसे पहला जो होता है वो कम्युलेटिव होता है। कम्युलेटिव का मतलब जोड़ बताने वाला कंजक्शन। इसमें केवल हम एक यूज़ करेंगे एंड, क्या यूज़ करेंगे, एंड का यूज़ करेंगे। जैसे सेंटेंस दिया जाए कि राम इज़ गोइंग टू स्कूल, क्या दिया गया, राम इज़ गोइंग टू स्कूल, राम स्कूल जा रहा है, फुल स्टॉप। श्याम इज़ आल्सो गोइंग टू स्कूल, जो श्याम है वह भी स्कूल जा रहा है। अब इसका कंपाउंड कहता है आपसे बनाइए। तो देखो भाई, सेम क्वालिटीज़ हो तो सेंटेंस जुड़ जाते हैं। जैसे मैंने कहा राम स्कूल जा रहा, श्याम स्कूल जा रहा, तो ये जोड़ बता रहा है और जोड़ बताने के लिए हमारे पास कंजक्शन एंड है। तो हम आंसर कह सकते हैं राम एंड कौन, श्याम, राम एंड श्याम। अब ये दो हैं, एंड से जोड़ा गया, प्लूरल हो जाएगी वर्ब, राम एंड श्याम आर, और ये बन जाएगा गोइंग टू, और यहाँ पर हो जाएगा स्कूल। क्लियर। इसके बाद में जो सेकंड आता है रूल वो है अल्टरनेटिव का। किसका, अल्टरनेटिव का। अल्टरनेटिव का मतलब होता है विकल्प बताने वाले। विकल्प बताने वाले में कंजक्शन आता है और, या फिर अदरवाइज, और इधर आर, इधर डैश डैश और एक सेकंड होता है नीदर डैश डैश नॉर। तो भाई ये चार कंजक्शन यूज़ की जाते हैं। और
अदरवाइज ईदर और ये नीदर नॉर का यूज करते हैं। लेट अस सी द सेंटेंस। सेंटेंस अगर हम देखें कैसे, जैसे सेंटेंस में कहा गया विकल्प की बात करेगा, कंप्लीट योर होमवर्क, कंप्लीट योर होमवर्क, यू विल बी पनिश्ड। अपना काम कंप्लीट करो, तुम्हें सजा मिलेगी। अब भाई काम कंप्लीट करके अगर सजा मिले तो कोई कंप्लीट नहीं करेगा। इसका मतलब विकल्प दे रहा कि या तो काम कंप्लीट करो या फिर तुम्हें सजा मिलेगी। तो सेंटेंस में क्या बना कि अपना काम कंप्लीट करो अथवा या फिर अदरवाइज का मतलब अन्यथा तुम्हें सजा मिलेगी। तो आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, कंप्लीट योर होमवर्क। अब हम चाहे और लगाएं चाहे अदरवाइज लगाएं, अन्यथा यू विल बी पनिश्ड, तुम्हें क्या मिलेगी, सजा मिलेगी। ठीक है ना। अब ईदर और नीदर नार का यूज कहाँ करते हैं, अगर सेंटेंस में एक अफर्मेटिव और एक सेंटेंस निगेटिव हो तो आइदर आर लगाएंगे, डबल सेंटेंस निगेटिव हो तो हम यूज कर सकते हैं अपने ट्रिक के अकॉर्डिंग नीदर नॉर। जैसे क्या बोला गया, कम इन टाइम, समय से आओ। क्या कहा गया, कम इन टाइम, समय से आओ। डू नॉट कम एट ऑल, डू नॉट कम एट ऑल, अन्यथा नाउ। तो भाई देखो एक ऑप्शन कह रहा है या तो आओ या फिर ना आओ, एक अफर्मेटिव एक निगेटिव है, हम आइदर और का यूज कर सकते हैं। तो मैं बोलूँगा इधर कम इन टाइम, या तो समय से आओ, डू नॉट और अथवा डू नॉट कम एट ऑल, अन्यथा फिर ना आओ। अगर डबल सेंटेंस निगेटिव होता, जैसे बोला गया वी डोंट लाफ, हम नहीं हंसते हैं, और दूसरा सेंटेंस बोला गया वी डोंट वीप, वी डोंट वीप। अब ये भी सेंटेंस निगेटिव, ये भी सेंटेंस निगेटिव, दोनों सेंटेंस निगेटिव हैं, तो हम नीदर नार का यूज कर लेंगे। तो हम कह सकते हैं नीदर, ना तो वी लॉफ, ना तो हम हंसे, नॉर ना ही वी हम, और वीप क्या किए, रोए। तो ये होता है अल्टरनेटिव। तीसरा, आप इसमें और अदरवाइज ज़्यादा पूछा था, इधर और नीदर नार बहुत कम पूछे गए हैं। जो थर्ड आता है वो होता है एडवर्सेटिव। एडवर्सेटिव का मतलब होता है विरोध बताने वाले, विरोध बताने वाले वो क्या कहलाते हैं, एडवर्सेटिव कंजक्शन। इसमें क्या क्या होता है, बट मीन्स लेकिन, और यट फिर भी, वाइल जबकि, बट यट वाइल स्टिल, ये होते हैं कंजक्शन इसमें। ठीक है ना। अब जैसे बोला जाएगा कि ही इज रिच, इसमें अपोजिट क्वालिटीज होती हैं। ही इज रिच, ही इज माइजर, वह अमीर है वह कंजूस है। तो आपके अकॉर्डिंग अमीर है तो उसे कंजूस नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसके पास पैसा है, उसे खर्च करना चाहिए, लेकिन फिर भी कंजूस है, तो ये विरोधी लक्षण है। इसीलिए हम यूज कर सकते हैं या तो बट या यट, फिर भी, वाइल जबकि, स्टिल फिर भी, तो कुछ भी लगा लो। ही इज रिच, वह अमीर है, स्टिल फिर भी, वाइल जबकि, येट फिर भी, बट फिर भी, लेकिन, ही इज माइजर, जो अच्छा लगे लगा लो, बट ही इज माइजर या येट ही इज माइजर। तो जहाँ भी विरोधी लक्षण आएंगे वहाँ पर हम बट या येट या वाइल या स्टिल का यूज करेंगे। लास्ट बचता है इलेटिव। क्या आ जाएगा, इलेटिव। इलेटिव में जो होता है वो कंजक्शन आता है सो मीन्स इसलिए, फॉर मीन्स क्योंकि। आप दो ही याद रखें, सो या फॉर। अच्छा, बच्चों को जब कंपाउंड सेंटेंस पूछता है तो क्योंकि के लिए वो बिकॉज यूज कर लेते हैं, सही तो है, लेकिन बिकॉज जो आता है वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में आता है, ना कि कंपाउंड सेंटेंस में। यहाँ पर क्योंकि के लिए आप फॉर का यूज करेंगे। जैसे बोला गया ही इज पुअर, वह क्या है, गरीब है, आई शैल गिव हिम मनी, मैं उसे क्या करूँगा, पैसा दूंगा। तो वह गरीब है, मैं उसे पैसा दूंगा। मैं उसे पैसा क्यों दूंगा, क्योंकि वह गरीब है। तो वह गरीब है
इसलिए मैं उसको पैसा दूंगा। उल्टा कर दो तो फॉर लग जाएगा, ऐसे बना लो तो सो लग जाएगा। जिसमें सो लगेगा उसको टर्न करके हम फॉर भी यूज कर सकते हैं। अब जैसे सेंटेंस को अगर हम बनाएं तो हम कह सकते थे ही इज पुअर, वह क्या है, गरीब है, और इसीलिए सो आई शैल गिव हिम क्या, मनी। तो ये बन गया कंपाउंड सेंटेंस, कंप्लीट होता है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो डिग्री ऑफ कंपैरिजन है, जो कि ट्रांसफॉर्मेशन का टॉपिक है। ट्रांसफॉर्मेशन भी बहुत लेंदी एक टॉपिक है, उसमें लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं। पेपर में प्रेजेंट टाइम में जो रिसेंटली क्वेश्चंस पुट अप होता है वो या तो डिग्री ऑफ कंपैरिजन देता है या फिर वाइस देता है। उसमें भी दो क्वेश्चंस आते हैं, आपको कोई एक करना रहता है। तो डिग्री ऑफ कंपैरिजन को हम काफ़ी टेक्निकल तरीके से समझेंगे। आइए समझते हैं लॉजिक से कि डिग्री ऑफ कंपैरिजन हम कैसे करें। मैं यहाँ पर एक छोटा सा ये चार्ट ड्रा कर रहा हूँ, आप इसको पहले बेहतर तरीके से समझ लें तो डिग्री ऑफ कंपैरिजन बहुत ही ईजी आपको लगेगा। तो जो डिग्री ऑफ कंपैरिजन होता है इसको अगर मैं डिवाइड करूँ, ये फर्स्ट ब्लॉक, ये सेकंड और ये थर्ड, यहाँ पर मैंने ऐसे इसका ये फर्स्ट रो हो जाएगी, ये सेकंड रो हो जाएगी, ये थर्ड रो। आप इसको अच्छे से दिमाग में प्रिंट कर लें, सारे सेंटेंस ऐसे बनते चले जाएंगे। जैसे ये जो ऊपर वाली ये लाइन है ये सुपरलेटिव डिग्री है, इसमें डिग्री ऑफ कंपैरिजन में डिग्रीज रहती हैं। सुपरलेटिव एडजेक्टिव का डिग्री, जो सुपरलेटिव और कंपैरेटिव और फिर क्या पॉजिटिव, तीन बना सकते हैं। तो भाई अगर जैसे लिखा मैंने गुड, तो गुड का कंपैरेटिव क्या बनेगा, बेटर, और सुपरलेटिव क्या बनेगा, बेस्ट बनेगा। ठीक है ना। तो ऐसे डिग्रीज आप पढ़े होंगे, टॉल का टॉलर कंपैरेटिव, ईआर लगा दो कंपैरेटिव, ईएसटी लगा दो सुपरलेटिव, नॉर्मल में रहेगा तो पॉजिटिव। जैसे गुड, बेटर, बेस्ट, टॉल टॉलर टॉलेस्ट, स्मॉल स्मॉलर स्मॉलेस्ट, बिग बिगर बिगेस्ट, लार्ज लार्जर लार्जेस्ट। अच्छा, कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स होते हैं जो सिंगल सिलेबल नहीं होते। सिलेबल को ना जिसको बोलने पर माउथ एक बार आपके अकॉर्डिंग ओपन हो, जैसे बोला गया टॉल, एक बार माउथ ओपन हुआ। और अगर हम बोले ब्यूटीफुल तो इसमें लिप्स देखो टच करते हैं मोर देन वन टाइम्स, तो वो होते हैं मोर देन वन सिलेबल। तो उनमें कंपैरेटिव बनाते हैं अगर, तो ऐसे नहीं कि ब्यूटीफुल का ब्यूटीफुलर, उसको अगर कंपैरेटिव बनाना है तो ब्यूटीफुल ऐसे नॉर्मल पॉजिटिव है, आगे मोर लगा दो तो कंपैरेटिव, जैसे मोर ब्यूटीफुल। इंटेलिजेंट का मोर इंटेलिजेंट, क्लियर। वंडरफुल का मोर वंडरफुल, वैल्यूएबल का मोर वैल्यूएबल। तो सुपरलेटिव बनाना है तो मोस्ट लगा दो, जैसे मोस्ट इंटेलिजेंट, मोस्ट वंडरफुल, मोस्ट वैल्यूएबल। अब हम पढ़ेंगे जो, तो याद रखेंगे ये फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये थर्ड है। हमें दो ही पढ़ने, इसी में से क्वेश्चन आ जाता है। तो एक ये फॉर्मूला बेस है, जैसे मैंने पहले में कहा द बेस्ट बॉय, क्या बोला, द बेस्ट बॉय। दूसरा मैंने कहा वन ऑफ द बेस्ट बॉयज, वन ऑफ द बेस्ट बॉयज। यहाँ पर बोला बेटर देन एनी अदर बॉय, बेटर देन एनी अदर बॉय। यहाँ पर मैंने कहा बेटर देन मैनी अदर बॉयज़। जो फर्स्ट वाला रहता है सब सिंगुलर रहेगा, इसमें यहाँ प्लूरल रहता है, मैनी अदर बॉयज़। पॉजिटिव में बोलते हैं यहाँ पर नो अदर, क्या बोलेंगे, नो अदर सो गुड एज। इसमें बोलेंगे वेरी फ्यू एज गुड एज। आपको ये टेबल इतनी लर्न करनी पड़ेगी। जैसे आपको ये भी पोजीशन याद रखना पड़ेगा कि सुपरलेटिव के पहले वाले में था द बेस्ट बॉय, सेकंड में है वन ऑफ द बेस्ट बॉयज। कंपैरेटिव के पहले में है बेटर देन एनी अदर बॉय, सेकंड में है बेटर देन मैनी अदर बॉयज, फिर है नो अदर सो गुड एज, नो अदर सो गुड एज, यहाँ है वेरी फ्यू एज गुड एज। आइए सेंटेंस कन्वर्ट करके मैं दिखाता हूँ। पेपर में ब्रैकेट में देगा कि सुपरलेटिव डिग्री बनाना है या कंपैरेटिव डिग्री बनाना है। पहले इसी से सेंटेंस समझ लेते हैं। अगर मैं बोलूँ राम इज़ द बेस्ट बॉय, ये अगर वो कहता है कि मुझे कंपैरेटिव डिग्री बना करके दीजिए, तो भाई अगर इस पहले रो में है
तो जो कंपैरेटिव बनाओगे वो भी इसी लाइन से बनेगा, जो पॉजिटिव बनेगा वो भी इधर से। अगर इनमें से किसी में दिया जाता कंपैरेटिव, पॉजिटिव या सुपरलेटिव, तो जो बचे हुए दो बनाते वो भी इसी रो से बनाते। बस इतना याद रखना कि ये इधर है या फिर इधर है। तो अगर सेंटेंस देखा जाए तो यहाँ सर मैच किया द बेस्ट, और बॉय के स्थान पर कुछ भी दे सकता है, किंग, क्वीन ऐसे करके, और मैन, विमेन, और बेस्ट भी बदल सकता था, टॉल, टॉलर, टॉलर। जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर हम सीखते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो जब डिजिट दी जाती है तो हम डिजिट का स्क्वायर करते हैं, ना कि हम ए स्क्वायर बी स्क्वायर करते हैं। क्लियर? ये फॉर्मूला है सिर्फ एक। तो अगर मैं इसका कंपैरेटिव बनाऊं तो मैं कह सकता हूँ राम इज, अब सर बेस्ट का क्या बनेगा, बेटर, तो आंसर बन जाएगा राम इज बेटर देन कितना, एनी अदर, और ये हो जाएगा बॉय। राम इज बेटर देन एनी अदर बॉय। अब सेकेंड सेंटेंस समझिएगा, इधर से भी बनाकर दिखाता हूँ। जैसे बोला गया राम इज वन ऑफ द बेस्ट बॉयज। तो देखो ये कैसे पहचाने कहाँ का है, तो यहाँ लिखा है वन ऑफ द। वन ऑफ द आता है सुपरलेटिव के सेकंड में। तो अगर हम कंपैरेटिव बनाते तो भी हम बनाएंगे इसका सेकंड वाला, ना कि इधर का, क्योंकि ये सेकंड में सेकंड से बनेगा। तो अगर मैं आंसर लिखूं तो मैं कहूँगा राम इज, अब सर वन ऑफ द हटेगा, इसके स्थान पर आ जाएगा बेटर, राम इज बेटर देन कितना, एनी या मैनी, यहाँ हो जाएगा मैनी अदर, और ये हो जाएगा बॉयज, मैनी अदर बॉयज। अब सर चेंज करके दिखाते हैं, जैसे कैसे बोला गया अशोक वाज, अशोक वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट किंग्स, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट किंग्स। सर कैसे हम पहचाने, तो देखो बेटा यहाँ दिया गया है वन ऑफ द। अच्छा, बेस्ट के जैसा मैच करता है ग्रेटेस्ट, क्या मैच करता है, ग्रेटेस्ट, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट। तो ये वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बनता है वन ऑफ द बेस्ट से, और बॉयज के स्थान पर हो गया किंग्स। तो ये सर सुपरलेटिव के सेकेंड नंबर में है। तो अगर हम कंपैरेटिव बनाते वो भी सेकेंड नंबर का बनता। तो भाई अगर हम आंसर अपना लिखें दोस्तों तो यहाँ हो जाएगा अशोक वास। अब सर बेटर तो बनता है बेस्ट का, लेकिन यहाँ दिया गया है ग्रेटेस्ट, तो ग्रेटेस्ट का कंपैरेटिव क्या बन जाएगा, ग्रेटर। तो अशोक वाज ग्रेटर देन, अब एनी होगा कि मैनी, सेकंड में है तो मैनी हो जाएगा, मैनी अदर, और बॉयज के स्थान पर क्या दिया गया, किंग्स, तो ये हो जाएगा किंग्स। तो इस तरीके से कोई भी सेंटेंस दिया, जैसे मुंबई इज द बिगेस्ट सी पोर्ट इन इंडिया, तो कंपैरेटिव बनाते तो हम बोलते मुंबई इज बिगर देन एनी अदर सी पोर्ट इन इंडिया। क्लियर? अब बचता है इसका पॉजिटिव। तो अभी तक पॉजिटिव इसलिए नहीं पढ़े, क्वेश्चन चाहे कंपैरेटिव या सुपरलेटिव में हो, जब हम आंसर पॉजिटिव में बनाएंगे तो कन्वर्ट हो जाता है, सब्जेक्ट इधर चला जाता है और ऑब्जेक्ट इधर आ जाता है। कंपैरेटिव से भी पॉजिटिव बनाएंगे ऐसा ही होता है। जैसे सेंटेंस को हम अगर समझें, मैंने यहाँ पर कहा राम इज, उसी सेंटेंस को समझ लेते हैं ताकि क्लियरिटी आ जाए। राम इज द बेस्ट बॉय इन द क्लास। अच्छा, प्रीपोजिशन से कोई भी रिलेशन नहीं रहता है, वो बिल्कुल वैसे ही कट कॉपी पेस्ट कर दिया जाता है, ठीक है ना। अगर इसका हम बनाते पॉजिटिव डिग्री, क्या बनाते पॉजिटिव, तो पहले पता करो ये है कहाँ से। तो ये सुपरलेटिव के पहले डिब्बे में आता था द बेस्ट बॉय। और अगर पॉजिटिव हम बनाएं तो पॉजिटिव में हम लिखते थे नो अदर सो गुड एज। तो सर राम जाएगा ये बॉय के स्थान पर, प्रीपोजिशन से कोई मतलब नहीं रहता है, और बॉय आ जाएगा राम के स्थान पर। सेंटेंस की स्टार्टिंग उसी से करोगे, नो अदर डैश डैश का मतलब कुछ ना कुछ सब्जेक्ट आएगा। तो अब नो अदर, आपको अगर डाउट हो तो आप नो अदर, इसके ऐसे अगर एक लाइन मान लें तो हम इसके पहले नो अदर लिख देंगे। मैंने लिखा नो अदर, अब राम आया, राम के स्थान पर बॉय हो गया, तो नो अदर बॉय। अब क्या दिया गया, इज, फिर क्या था, सो, नो अदर बॉय इज सो। अच्छा, बेस्ट का पॉजिटिव क्या बनेगा, गुड, नो अदर बॉय इज सो गुड एज, एज कौन हो जाएगा, राम। एक सेंटेंस और इसका समझते हैं,
जैसे बोला गया मुंबई इज द बिगेस्ट सीपोर्ट इन इंडिया। मुंबई इज द बिगेस्ट सीपोर्ट इन इंडिया। अगर इसका बनाना था पॉजिटिव डिग्री तो सर देखो मुंबई चला जाता सीपोर्ट के स्थान पर, सीपोर्ट आता मुंबई, और सेंटेंस पहले डिब्बे में है क्योंकि द और बेस्ट के इक्वल में लिखा है बिगेस्ट, और बॉय के स्थान पर सीपोर्ट। सीपोर्ट्स होता वन ऑफ द होता तो सेकंड में हो जाता। तो सबसे पहले हम लिखते हैं नो अदर। क्या लिखेंगे? नो अदर। अब मुंबई के स्थान पर क्या हो गया? सीपोर्ट, तो नो अदर सी पोर्ट। अब चाहें अगर हम तो ये इन इंडिया पहले लगा लें, चाहे तो लास्ट में, नो द सी पोर्ट इन इंडिया। अब वर्ब आएगी सब्जेक्ट के बाद इज। अब क्या बचा? सो बिगेस्ट का हो जाएगा दोस्तों क्या? बिग। एज कौन हो जाएगा? मुंबई हो जाएगा। ठीक है। अब इसका देखो सेकेंड नंबर से मैं बना सकता हूँ, जैसे बोला गया राम is one of the best boys। देखो वन ऑफ द बेस्ट किस में आता था? सुपरलेटिव के सेकंड में। अगर इसका हम पॉजिटिव बनाते तो भाई राम जाएगा बॉयज के स्थान पर, बॉयज जाएगा राम के स्थान पर। तो आंसर देखो सेकंड में आया था वेरी फ्यू। पॉजिटिव के सेकंड में क्या आता है? वेरी फ्यू। जैसे कि आप देख सकते हैं नो अदर सो गुड एज, वेरी फ्यू एज गुड एज, तो वेरी फ्यू से स्टार्ट होगा। तो हम सेंटेंस का आंसर लिखेंगे वेरी फ्यू। वेरी फ्यू क्या? वेरी फ्यू यहाँ हो जाएगा बॉयज। वेरी फ्यू बॉयज। अब देखो प्लूरल है तो इज नहीं होगा, आर। वेरी फ्यू बॉयज आर। अब क्या बचा? एज। गुड बेस्ट का क्या हो जाएगा? गुड एज। अब ये इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा? राम हो जाएगा। तो सारे सेंटेंसेज में ये टेबल मैच करती है। अगर टेबल मैच ना करे तो फिर क्या करेंगे? अगर ये टेबल मैच ना करे तो केवल दो ही बनते हैं, एक पॉजिटिव, दूसरा कंपैरेटिव। आइए उसको भी समझ लेते हैं नोट करके। सेंटेंसेस बोर्ड एग्जाम में भी पूछे वो गए हैं। अगर वो टेबल जो डिग्री आप कंपैरिजन की बनाई गई अगर वो मैच ना करे तो सेंटेंस कुछ ऐसे, जैसे कि वो दे देगा यहाँ से नेपाल, या सेंटेंस दे देगा आसाम इज हॉटर देन नेपाल। असम इज हॉटर देन नेपाल। अब देखो देन तो लगा, ना तो एनी लगा है ना तो मैनी लगा है, टेबल यहाँ कुछ मैच ही नहीं कर रही। तब हम ऐसे केस में क्या करेंगे? इसका पॉजिटिव बनाना, तो आप इसकी हिंदी निकालें, बहुत ईजी बना सकते हैं। कहता है असम ज़्यादा हॉट है किससे? नेपाल से। तो ज़्यादा कौन है? असम है। इसका मतलब नेपाल उतना हॉट नहीं है जितना कि असम है। तो अब हम इसका पॉजिटिव बनाते तो ये असम जाएगा नेपाल के पास, नेपाल आ जाएगा असम के पास। तो हम आंसर बोलते नेपाल इज, नेपाल नहीं है तो नेपाल इज नॉट सो हॉट एज कौन? असम हो जाता। ये देखिएगा ऐसे। ठीक। तो अगर अफर्मेटिव में है तो आंसर निगेटिव में हो जाएगा, निगेटिव में तो आंसर अफर्मेटिव में हो जाएगा। बहुत ही आसान है। जैसे दूसरा समझ लीजिएगा, जेट कैन फ्लाई। अब मैं एक लिख दे रहा हूँ पॉजिटिव और बनाना कंपैरेटिव है। जेट कैन फ्लाई, और यहाँ से जेट कैन फ्लाई, ये भी चलो कंपैरेटिव में कर लेते हैं, फिर पॉजिटिव दिखाते हैं। जेट कैन फ्लाई फास्टर, फास्ट का क्या बन जाएगा? फास्टर देन एरोप्लेन, AEROPLANE, एरोप्लेन। ठीक है ना। तो अगर देखा जाए सेंटेंस दिया गया जेट कैन फ्लाई फास्टर देन एरोप्लेन। जेट ज़्यादा तेजी से उड़ सकता है किससे? एरोप्लेन से। तो तेज कौन नहीं उड़ सकता? एरोप्लेन। अगर हम इसका पॉजिटिव बनाते, एरोप्लेन आता जेट के पास, जेट जाता एरोप्लेन के पास, तो हम कह सकते थे कि जेट देन एन एरोप्लेन। तो आंसर बन जाता एन एरोप्लेन कैन नॉट फ्लाई। एक एरोप्लेन नहीं उड़ सकता है सो फास्ट, उतना तेज एज कौन? जेट बन जाता। ठीक है ना। तो ऐसे कन्वर्ट करके भी ये सेंटेंसेज हम बना सकते हैं। एक पॉजिटिव का देख लें, एन एज इज
नॉट सो डल एज ही। एक गधा उतना डल नहीं है जितना कि वह है, इसका मतलब वह ज़्यादा डल है। तो अगर मैं इसका कंपरेटिव बनाता, ही जाता एस के पास, एस जाता ही के पास, तो मैं कहता ही इज, अब बन जाता क्या, डलर देन एन एस। तो दोस्तों इस तरीके से डायरेक्ट इनडायरेक्ट और सिंथेसिस और ट्रांसफॉर्मेशन जितने भी इम्पोर्टेंट बन सकते थे वहाँ से मैंने समझाया, और ये 6 मार्क्स आपके बोर्ड एग्जाम में कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में जब हम पढ़ेंगे तो सिंटेक्स के बारे में बताएंगे, और जो भी इस पूरे डायरेक्ट इनडायरेक्ट सिंथेसिस ट्रांसफॉर्मेशन सिंटेक्स से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं नेक्स्ट वीडियो में हम उनको सॉल्व करेंगे। तो कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा कैसा लगा ये आज का लेक्चर। थैंक यू।